हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ से शुरुआत करने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हम आपको बता दें कि आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओम्स लॉ हमारे सिलेबस में है, तो ओम्स लॉ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स जो जॉर्ज ओम हैं उन्होंने 1828 में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट लिया कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इट दैट कंडक्टर। उन्होंने कहा या एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के होता है, जो करंट उसमें फ्लो किया जाता है। इसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं कि जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है वो करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका टेम्परेचर आता है और साइज कंडक्टर का आता है, प्रेशर भी आता है। तो साइज, टेम्परेचर, प्रेशर अगर कंडक्टर का कांस्टेंट है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा ओम ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया, उसी को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट conductor provided physical property of conductor remains constant। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो उस स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें फ्लो होने वाला करंट I है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने R बोल दिया। तो V इक्वल्स टू हमें क्या मिला? RI। ये जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोली जाती है, जिसमें R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कंडक्टर के साथ साथ उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है एरिया की जो कंडक्टर की थिकनेस, उसके साथ साथ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि किस मटेरियल का बना हुआ, कॉपर है या सिल्वर है या एल्यूमिनियम है या कोई एलॉय है, किसका बना हुआ है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये ओम्स लॉ आप लोग लर्न रखेंगे। V इक्वल्स टू RI। R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ मेरा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो स्लोप जो है, स्लोप बेसिकली कितना होता है तो सभी जानते हैं,
टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो v अपॉन आई हो जाएगा, और v अपॉन आई अगर देखा जाए यहाँ से तो r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाए और अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये थीटा मैंने एंगल सपोज कर लिया, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब? जब इस एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाए और इस एक्सिस पर करंट को लिया जाए तो जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से यह भी पता चलता है कि जिस कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करने से स्ट्रेट लाइन आती है तो वो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को फॉलो करता है। कंडक्टर का मीन सर्किट से भी हो सकता है। अगर सर्किट में पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाए और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो सर्किट जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ऐसे सर्किट को ओमिक सर्किट के नाम से या लीनियर सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ओमिक सर्किट क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लीनियर सर्किट क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्टेटमेंट आप लिख लेना और मैथमेटिकल फॉर्मूला लर्न रखना। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है ये आप ध्यान रखेंगे। वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था, अब स्पेशली इसको डिफाइन करना है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करने के लिए दो मेथड या दो तरीके यूज करते हैं। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये कहा गया, ये पता किया गया कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ द करंट का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय opposition offered by electric current is called resistance. तो इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज ऑपोजिज द फ्लो ऑफ करंट। चाहो आप कैसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोज करे, उस प्रॉपर्टी को ही हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो उस मटेरियल में फ्लो होने वाला करंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। मीन्स हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लो होने वाला करंट भी अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज, करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये आपको ध्यान रखेंगे। दूसरी और भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब वो डेफिनेशन हम ओम्स लॉ से दे सकते हैं। ओम्स लॉ अभी मैंने पढ़ा और बताया कि V इक्वल्स टू आर आई होता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो यहाँ से देखने को पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो जो है वो आपका रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो चाहो तो आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में बता दीजिएगा या चाहो तो रेशियो के फॉर्म में बता सकते हैं। आगे यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम भी बोलते हैं, और ये ओम का सिंबल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ओम ने इस कांस्टेंट का यूज किया है तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में उनका नाम दे दिया गया। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। ओम के अलावा अदर यूनिट भी हम यूज करते हैं। किलो ओम, मेगा ओम यूज करते हैं। तो किलो ओम में 10⁻³ ओम होते हैं या 1000 बोल सकते हैं। मेगा ओम में 10⁻6 ओम होते हैं।
सर्किट सिंबल क्या रहते हैं रेजिस्टेंस का, तो सर्किट सिंबल यहाँ मैंने बनाया है, पहले से आप जानते भी है। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है किसी वायर का तो सर्किट सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, और अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसका सर्किट सिंबल इस तरीके से हम बना देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी ऐसा यूनिट और उसका सर्किट सिंबल याद रखना है। मटेरियल जिस या कोई भी कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो तो उस कंडक्टर को रजिस्टर बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। या उस मटेरियल को हम रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर क्या है? ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसी को हम रजिस्टर बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रजिस्टर का बेसिकली सिंबल है। ये किसके लिए? फिक्स के लिए, ये आपका वेरिएबल के लिए है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कुछ फैक्टर भी हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं, मैंने अभी ओम्स लॉ में आपको बताया था। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ जो है कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करता है। लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिएगा ये कोई हमारा स्लैब या कंडक्टर था जिसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V है और फ्लो होने वाला करंट इसमें है वो I है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस आपका V/I हो जाएगा। अब मैंने एक बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एक दूसरी स्लैब और इसके साथ जॉइंट कर दिया, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। करंट तो उतना ही फ्लो होना है, तो करंट आपका I ही रहेगा। करंट डबल नहीं होता है, करंट जितना है उतना ही रहेगा। तो इस केस में अगर हम इस पूरे का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R डैश इक्वल्स टू अब टोटल पोटेंशियल आपका 2B/I हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना हो गया? 2R हो गया है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ये आपको लर्न भी रखना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि लेंथ जो है वो कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करती है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे कि ये वायर हो तो ये जो थिकनेस है या ये इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड फैक्टर आपका है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो ये फैक्टर आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ से पता चल रहा है कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर लेंथ को डबल कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस अगर हम वायर की इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है नेचर से कॉपर की जगह पर एल्यूमिनियम लिया गया है या एल्यूमिनियम की जगह पर अदर सिल्वर लिया गया है या कोई अदर मटेरियल लिया गया है, तो उसको बदलेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स बोले जाते हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो रॉ का यूज किया गया है। इन फैक्टर का यूज करके ही रजिस्टिविटी को डिफाइन किया गया है। तो ये दोनों फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑन कंबाइनिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। we introduce proportionality constant rho means R equals to rho L/A, where rho is the proportionality constant known as is resistivity or specific resistance। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि इसी को हम रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से रॉ इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? रॉ इक्वल्स टू RA/L हो जाएगा। यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। कैसे? कि अगर हम L की वैल्यू को 1 लिख दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर 1 कर देते हैं तो रॉ इक्वल्स टू क्या मिलेगा? मुझे R मिलेगा। और क्या? रेजिस्टेंस। इसका मतलब रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होता है।
ऐसा रेजिस्टेंस, किसी ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ भी यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो, तो ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। उसके साथ साथ हम बढ़ते हैं तो इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमने कंप्लीट किया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, कंडक्टेंस। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखें। कंडक्टेंस के लिए हमने सिंबल जो है वो जी का यूज किया है। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उस डेफिनेशन से मैंने यह फॉर्मूला लिख दिया, तो G इक्वल्स टू 1/R हो गया है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स मैंने लिख दिया। ओम इनवर्स को लिखने का एक तरीका ये यूज किया गया है, तो इसको महो MHO भी बोल देते हैं। इनवर्स कर दिया तो महो हो गया, और इसको साइमन भी बोला जाता है। तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लर्न रखनी पड़ेगी, ओम इनवर्स, महो और साइमन। अगला टॉपिक हमारा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए हम लोग जो सिंबल है वो सिग्मा का यूज किया गया है। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं द रेसिप्रोकल्स ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो बच्चे लिखना चाहें तो वो आप लिख लें इसी तरीके से, द रेसिप्रोकल्स ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ हो जाएगा। यहाँ से इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट इसकी यहाँ पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, तो इसके लिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम महो लिख देते हैं, अभी देखो ऊपर देखा था, तो महो मीटर इनवर्स हो गया, या हम इसको साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स हो गया। इनकी यूनिट पूछी गई है, तो आप इन दोनों की यूनिट को लर्न रखेंगे। अगला टॉपिक जो एग्जाम में कई एक बार आया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। 2 नंबर में पूछा गया है कई एक बार कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताना है। तो वेक्टर फॉर्म को बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ओम्स लॉ लिख लिया। ओम्स लॉ क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू RI या IR मैंने यहाँ पर बोल दिया है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है, और R उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग रिलेशन पीछे पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। क्या होता है, तो V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, या आपको हम बता दें कि पीछे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में किस तरीके से पढ़ा था, तो इस तरीके से पढ़ा था, E इंटू डी आर में करके। तो यहाँ पर अगर टोटल लेंथ हमारी L है तो EL हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने V की जगह पे जो है वो EL लिख दिया है, क्योंकि तभी लेफ्ट साइड में वेक्टर क्वांटिटी आएगी। R को अभी मैंने पढ़ा था, ρL/A लिख सकते हैं, ρ रजिस्टिविटी है। तो L से L कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिलेगा, तो E इक्वल्स टू I/A करंट डेंसिटी होता है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसकी जगह पर हमने J लिख दिया और ρ लिखा, तो E इक्वल्स टू ρJ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों पे मैंने वेक्टर लगा दिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टिविटी जो है वो सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लगा दी, कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ लगा दिया है। तो अगर हम इसकी जगह पे 1/ρ लिखेंगे, तो मतलब सॉरी सिग्मा, ये यहाँ से ρ की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/सिग्मा आ जाएगा यहाँ से।
तो रॉ इक्वल्स टू 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा हम यहाँ लगाएंगे तो सिग्मा इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, J इक्वल्स टू सिग्मा ए। ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो मिल करके वेक्टर फॉर्म बोले जाते हैं ओम्स लॉ के। तो ये लिखने को आया है, तो आप लोगों को मैंने सिखाया कि कैसे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। आप इनको लिखना सीख लो और इनको लर्न भी कर लीजिएगा क्या वेक्टर फॉर्म होती है। आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं। रजिस्टर मैंने अभी बताया था, ऐसे मटेरियल जिनमें रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उनको हम रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर के टाइप्स, क्योंकि कॉमर्शियली हम सर्किट जो बनाते हैं तो सर्किट में रजिस्टर हमें यूज करने पड़ते हैं। किसी भी सर्किट को, किसी भी अप्लायंस का सर्किट अगर बनाते हैं तो उसमें हमें रजिस्टेंस भी लगाने होते हैं किसी न किसी कारणवश। इसलिए यहाँ पर हम रजिस्टर के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली रजिस्टर के टाइप जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कॉमर्शियली हम बात करते हैं, कॉमर्शियल का मतलब जिनका हम अप्लायंस में यूज करते हैं। तो 2 टाइप के आपके रजिस्टर होते हैं, एक वायर बाउंड रजिस्टर्स बोले जाते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर्स जो है सिंपल वायर होता है और उस वायर को सर्किट में लगा देते हैं, और वो वायर किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, मेटल नहीं होती है। इंसुलेटर तो हो ही नहीं सकता है, मेटल भी नहीं होती है, एलॉय होता है। एलॉय कौन कौन सी होती है, तो वैसे तो आप बहुत सारी जानते होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 2 नाम लिख दिए हैं जो बहुत बार इस चैप्टर में यूज हुए हैं। एक नाइक्रोम लिख दिया और मैग्नेन लिख दिया। तो वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा एलॉय का वायर ले लेते हैं और उस वायर को ही हम डायरेक्ट सर्किट में लगा देते हैं और उस वायर को ही हम वायर बाउंड रजिस्टर के नाम से जानते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर एलॉय का ही क्यों लिया जाता है, मेटल का क्यों नहीं लेते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो हम आपको बता दें कि मेटल के केस में जब लगातार करंट फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जबकि एलॉय में जो है वो लगातार करंट फ्लो होने से टेम्परेचर वेरिएशन है वो मेटल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से एलॉय का वायर लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है एलॉय पर, इसलिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम जैसे जो सर्किट बनाते हैं उसमें मेगा ओम या किलो ओम हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, और हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं तो वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। वायर की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से सर्किट का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पोर्टेबल डिवाइस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इस वायर बाउंड का डिसएडवांटेज था, ये कमी थी इसमें। दूसरे टाइप का जो रजिस्टर बनाया गया उसको हम कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। काय का बना होता है, तो ये एक मिक्सचर होता है, किस किस का, कार्बन अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए कार्बन ब्लैक बोला गया है। किले का यूज किया गया और रेजिन बाइंडर का यूज किया गया है। रेजिन एक ऐसा सबस्टेंस या मटेरियल होता है जो बहुत ही कंबाइंड कर देता है कार्बन को, क्योंकि कार्बन एकदम ही पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है इसकी वजह से, और इसको जब मिला देते हैं तो ये पार्टिकल में ब्रेक नहीं होता है, इसकी वजह से हम इनको इसमें मिक्स करते हैं। तो इस मिक्सचर को हम मोल्ड कर लेते हैं और कैसी फॉर्म बना के तैयार करते हैं, सिलेंड्रिकल रॉड्स के तरीके से बना लेते हैं। तो छोटी छोटी सिलेंड्रिकल रॉड्स होती हैं, जैसे हम यहाँ चाहो तो बना दें, मेरे पास रजिस्टर है नहीं तो हम दिखा भी देते, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे रॉड्स इस तरीके से बना लेते हैं। ये वायर होते हैं जो हम सर्किट में कनेक्ट कर दें, तो ये रॉड्स जो इस तरीके की बनी होती हैं इसी को हम कार्बन रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ये 2 टाइप के आपके ये होते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि इसका साइज बहुत ही कम होता है, कितना भी हाई वैल्यू का रजिस्टेंस क्यों ना लिया जाए, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत ही कम रहता है, छोटा रहता है, जिसकी वजह से सर्किट का साइज जो है वो छोटा रहता है और आसानी से हम
पोर्टेबल डिवाइस में उस सर्किट का यूज कर सकते हैं और कन्वेनिएंट वेरी स्मॉल साइज हमें मिल जाता है सर्किट का। तो ये फ़ायदा है मुझे कार्बन रजिस्टर में। तो इस तरीके से ये प्यारे बच्चों छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम थोड़े फटाफट कर रहे हैं। आपको अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई वर्ड समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक और हम लोग इसमें करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% इससे पूछा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर जो सेशन था आपसे पहले वाला, उसमें ये जब सिलेबस रिड्यूस किया गया था तो उसमें ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन हमारे इस सेशन में 20 से जो 22 का सेशन है, उस सेशन में ये फिर शामिल कर लिया गया है। तो हम इस सेशन के लिए ये पढ़ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता भी है, इसलिए हमको वैसे भी पढ़ना होता है। लेकिन अभी जो सिलेबस है इस सेशन का, उसमें ये शामिल कर दिया गया। इससे पहले जो सिलेबस था सेशन का, वो रिड्यूस कर दिया था CBSE बोर्ड ने। यहाँ पर हम बात करते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रजिस्टर जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक वायर बाउंड होता है और एक आपका कार्बन रजिस्टर होता है। वायर बाउंड में क्या डिसएडवांटेज था? तो डिसएडवांटेज था कि लार्ज साइज हो जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस बहुत लार्ज हो जाती है। उस डिसएडवांटेज को दूर करने का काम कार्बन रजिस्टर ने किया। और कार्बन रजिस्टर जो है वो हमारा स्मॉल साइज का होता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम रहती है और अप्लायंस जो है, जो सर्किट है, उसका साइज भी बहुत ही छोटा सा रहता है। तो ये कॉस्ट बहुत ही कम रहती है रजिस्टर की, क्योंकि बहुत ही कम मटेरियल इसमें लगा होता है। यहाँ हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो कार्बन रजिस्टर में एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि उनका साइज इतना कम हो जाता है कि कितने ओम का वो रजिस्टर है ये बताना मुश्किल हो जाता है। वैल्यू को प्रिंट करना उस पर मुश्किल होता है। तो किस तरीके से कार्बन रजिस्टर पर वैल्यू को लिखा जाए ताकि उस रजिस्टर को देख करके ये पता चल सके कि हाँ ये इतने ओम का रजिस्टर है। इसलिए एक टेक्निक का यूज किया गया और उस टेक्निक को ही कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर बोला जाता है। ये टेक्निक है, तो इसका मतलब ये हेडिंग जो हमारी है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कार्बन रजिस्टर को रीड करने के लिए यूज की जाती है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है। तो इस टेक्निक में क्या मुझे सिखाया गया है? तो इस टेक्निक में मुझे बताया गया है कि जो रजिस्टर होता है कार्बन रजिस्टर, उस पर डिफरेंट कलर के बैंड बना दिए जाते हैं और हर जो डिफरेंट कलर्स हैं उन कलर को एक कोड दे दिया गया है। अब वो कोड देख करके हम उसकी वैल्यू को रीड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से इसको कलर कोड बोला गया है। तो यहाँ कलर कोड की मैंने टेबल बनाई है और ये NCERT में आप लोगों की बनी हुई भी है। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर इस टेक्निक में शामिल किए गए हैं, तो वो कलर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ब्लैक से शुरू किया गया है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये कलर टोटल में कितने हैं? 10 होंगे। तो ये कलर यहाँ पर इस मतलब टेक्निक में शामिल किए गए हैं। ये एक टेक्निक बनाई गई है, तो इसका कोई रीजन नहीं है कि ऊपर नीचे इनको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक सीक्वेंस है जिसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो पाएगा। ये एक जो ये कलर हैं उनसे एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये हर कलर का फर्स्ट लेटर यहाँ लिख दिया है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट
फर्स्ट लेटर सभी का लिखा हुआ है। इसको कोड दे दिया गया, एक वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कितनी दे रखी है, तो 0 से स्टार्ट की है, 0 1 और कहाँ तक पहुँचे हैं, 9 तक पहुँचे हैं। और मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हम बोल सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 10 टू द पावर, इस तरीके से जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम 10 टू द पावर लिख देते हैं। तो ये कल जो टेबल है, इस टेबल का यूज हम कार्बन रजिस्टर को यूज करने में करते हैं, रीड करने में करते हैं। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू नंबर और मल्टीप्लायर किस कलर का कितना है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि जब करंट हम लगातार फ्लो कराते हैं किसी रजिस्टर में तो उसका टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रजिस्टेंस में वेरिएशन हो जाता है। किस टाइप के रजिस्टर में कितना वेरिएशन होगा, तो उसके लिए एक लास्ट में एक बैंड और बना दिया जाता है जिसको हम फोर्थ बैंड कहते हैं। और फोर्थ बैंड स्पेशली दो ही कलर का होगा, या तो गोल्ड का या सिल्वर का। गोल्ड का है तो कितना टॉलरेंस होगा, उसमें कितना वेरिएशन हो जाएगा, 5% होगा। तो हम प्लस माइनस का 5% भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस ये वाला हो जाएगा। सिल्वर का अगर है तो प्लस माइनस 10% होगा। और अगर यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, फोर्थ बैंड नहीं दिया गया है, तो उसका कितना परसेंट होगा टॉलरेंस, तो 20% होता है। तो जो वैल्यू कार्बन रजिस्टर की आती है उसमें इतना हम और ऐड कर देते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये टेबल आप सभी को लर्न करनी पड़ेगी। लर्न करने के लिए एक सेंटेंस यहाँ बना दिया गया है जिसका आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा कारगर नहीं है, आपको टेबल ही लर्न करनी पड़ेगी। क्या फर्स्ट लेटर को लेकर के सेंटेंस बना दिया, बी रॉय ग्रेट, ग्रेट का फर्स्ट लेटर यूज किया गया, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसका यूज किया गया है। और इस तरीके से फिर भी ये सेंटेंस आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई एक बार बी आया है, इसकी वजह से ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पर कौन क्या आता है। तो ये आपका टेबल था जिसकी हेल्प से हम किसी रजिस्टेंस को रीड करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है ताकि आपको ये थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि इस टेबल का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन रजिस्टर दिया गया है जिसमें हमारे ये बैंड बोले जाते हैं या इनको स्ट्रिप भी बोल देते हैं। तो ये बैंड बने हुए हैं, कौन सा बैंड किस कलर का है ये दिया गया होगा। तो ये येलो का है, ये वॉयलेट कलर का है, ये ब्राउन कलर का है और ये गोल्ड कलर का है। कैसे हम रीड करते हैं तो आपको बता दें, फर्स्ट टू जो आपके कलर होंगे या फर्स्ट टू बैंड जो होते हैं, स्टार्टिंग कभी इधर से नहीं होती, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टू बैंड की न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर लिखा जाता है, जो ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, इसीलिए इसको मल्टीप्लायर बोला जाता है, और उसके मल्टीप्लायर को लिख दिया जाता है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट टू बैंड की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी जाती है, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर लिख दिया जाता है, फोर्थ बैंड की इनमें से प्लस माइनस लगा के वो वैल्यू को लिख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कैसे रीड करेंगे। तो येलो का मुझे देखना है कि येलो जो है उसका कौन सा नंबर है। तो आप इसमें देखेंगे तो येलो का नंबर 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब हम बात करते हैं वॉयलेट का नंबर कितना है। तो वॉयलेट का नंबर 7 है, तो इसलिए मैंने 7 लिख दिया। फर्स्ट 2 बैंड हो गए और उन दोनों का नंबर मैंने इस तरीके से लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। थर्ड बैंड जो है उसका मल्टीप्लायर, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1 होता है। तो आप पावर नंबर याद रखेंगे उतना ही पावर लगा देंगे। तो ये आपका 47 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। टॉलरेंस कितना होगा, तो प्लस माइनस गोल्ड के लिए मुझे मालूम है 5% होता है, तो यहाँ पर मैंने 5% लिख दिया। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 470 ओम
±5%, ये आंसर आ जाएगा। तो रजिस्टर ये टेबल आपको बनाने के लिए नहीं एग्जाम में आती है, इस टेबल का यूज करके आपको ये रीड करना होता है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट 2 का नंबर लिख दीजिएगा, थर्ड का मल्टीप्लायर लिख दीजिएगा, और अगर फोर्थ दे रखा है तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, उतनी वैल्यू लगा दो, और अगर नहीं दे रखा है तो प्लस माइनस में आपको 20% लगाना होगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इस टेबल को बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Thank you for watching my video.